तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसमें MCV इंडेक्स जो है हमारे पास ग्रेटर दैन 100 है। तो RBCs की में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास माक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। तो उसके लिए आप निमोनिक याद रख सकते हैं, बिग RBCs। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहले जो है वो माक्रोसिटिक अनीमिया में विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी है। फिर साइडेरोब्लास्टिक अनीमिया, अल्कोहलिज्म, एंटी मेटाबोलाइट मेडिकेशन सच एज एज़ेथियोप्राइन, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और हाइड्रोक्सी यूरिया। इसके अलावा लीवर डिजीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म या सिरोसिस के पेशेंट में हमारे पास माक्रोसिटिक अनीमिया होगा। इसके साथ मेडिकेशन सच एज ज़िडोवियोडीन और फिनाइटोइन, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, कोल्ड एग्लूटिनिन कैन फास्टली एग्लीवेट MCV बाय क्लम्पिंग सेल। इसके अलावा कहता है साइडेरोब्लास्टिक अनीमिया कैन बी इधर माइक्रोसिटिक और माक्रोसिटिक। अब साइडेरोब्लास्टिक अनीमिया हमारे पास वाइड काज है जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया भी हो सकता है और माक्रोसिटिक अनीमिया भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर कि आपके पास एक्यूट केस है या क्रोनिक केस है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास माक्रोसिटिक अनीमियाज ऑल गिव अ लो रेटिकुलोसाइट काउंट। तो माक्रोसिटिक अनीमिया में यूजुअली हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो कम होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया की। नॉर्मोसिटिक अनीमिया में हमारे पास जो है MCV इंडेक्स है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल रेंज में होगा, जो कि है 70 to 100। तो अब ये कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास रैपिड जो है रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है या रिमूवल हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी को टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपने रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो प्रॉपरली मैनेज कर सके, तो ऐसी एक्यूट स्टेज में हमारे पास जो है वो हमें नॉर्मोसिटिक अनीमिया देखने को मिलेगा। जैसा कि एक्यूट ब्लड लॉस और हिमोलिसिस कैन गिव अ हेमाटोक्रिट सो रैपिड दैट देयर इज़ नो टाइम फॉर द MCV टू चेंज। ब्लड लॉस अल्टीमेटली लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड माइक्रोसाइटोसिस। जब हमारे पास ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास आयरन भी रिमूव हो रहा है बॉडी से, तो उसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा और माइक्रोसाइटोसिस हो सकता है। इवेंचुअली हिमोलिसिस विल इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर हमारे पास कहने को हिमोलिसिस हो रही है तो हिमोलिसिस में हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। नॉर्मली हमारे पास जो था वो 2% था। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास ये काउंट इंक्रीज़ है 2% से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो रही है। अगर तो कम है तो या नॉर्मल है तो उसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। एंड दिस विल रेज द MCV सिंस रेटिकुलोसाइट्स आर स्लाइटली लार्जर देन नॉर्मल सेल। अब रेटिकुलोसाइट्स जो है हमारे पास जो नॉर्मल RBCs हैं उनमें साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। फिर मेथोट्रेक्सेट कॉज माक्रोसिटिक अनीमिया वाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस काजेज द अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ कोई भी है, तो उसमें जो हमारे पास अनीमिया देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। इसके अलावा ब्लड लॉस एंड हिमोलिसिस विल रेज द रेटिकुलोसाइट काउंट, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर हमारे पास जो चीज़ कम है आपने सिंपल वही चीज़ देनी है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपने आयरन दे सकते हैं। अगर तो हमारे पास ब्लड लॉस हो रहा है किसी कंडीशन में तो आप उसको होने से बचा सकते हैं। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, जो अनीमिया है वो सेटल हो जाएगा। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि अनीमिया को हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर कहता है कि हमारे पास सीवियर अनीमिया अगर आ रहा है किसी कंडीशन में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल दे सकते हैं। तो आंसरिंग द क्वेश्चन एट व्हाट हेमाटोक्रिट डू आई ट्रांसफ्यूज अ पेशेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो हमने किस कंडीशन के पेशेंट में या किस लेवल तक आप जो है वो ट्रांसफ्यूजन कराते हैं RBCs की, तो वो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हमारे पास। तो अगर कहता है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसमें आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है। अगर तो हेमाटोक्रिट वेरी लो है और पेशेंट ओल्ड एज में है और हार्ट डिजीज़ के साथ है तो उसमें भी आपने ट्रांसफ्यूज़ करना है। बाकी इसमें ऐसी कोई कट आउट वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आप कह सकें कि इस पेशेंट में आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है। कुछ लोग आपको वो 8 बताएंगे या लेस दैन 8 बताएंगे, तो वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो कहता है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट का क्या मतलब होगा एनीमिया में। तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने में मिलेगी, लाइट हेडेडनेस होगी, कंफ्यूज होगा और सिनकपी के साथ होगा।
हाइपोटेंशन के साथ होगा, टैकीकार्डिया के साथ होगा या चेस्ट पेन के साथ होगा। रिमेंबर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफ्यूज़ अनीमिया इफ़ द पेशेंट इज़ यंग एंड एसिम्प्टोमेटिक। तो अगर हमारे पास पेशेंट यंग है और एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके अंदर आपको ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना। तो यूज़ IgA डेफिशिएंट डोनर FFP फॉर IgA डेफिशिएंट रिसिपिएंट्स। अभी पहले हमने बात की थी होल ब्लड की, तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स की। ब्लड प्रोडक्ट्स में हमारे पास पैक्ड रेड ब्लड सेल्स आ सकता है। तो उसमें हमारे पास पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते क्या हैं, तो एक कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो है RBCs होंगे। अगर ये हम इस तरह का एक जार लेते हैं, उसमें ब्लड इकट्ठा करते हैं, तो ये जो हमारे पास रेड पोर्शन है RBCs का, तो इसको हम बोलेंगे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर हमारे पास क्या है, द ब्लड प्रोडक्ट इज़ यूनिट ऑफ होल ब्लड विद अबाउट 150 ml ऑफ प्लाज्मा रिमूव। तो इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 150 ml जो है प्लाज्मा रिमूव हुआ होता है। द हेमाटोक्रिट इसकी अब तकरीबन जो है हमारे पास 70 to 80% होती है। बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ प्लाज्मा द हेमाटोक्रिट इज़ डबल द नॉर्मल। अब जो हमारे पास नॉर्मल है वो 45 to 55 होगी, लेकिन इस कंडीशन में जिसमें हमने प्लाज्मा रिमूव कर दिया है तो उसमें हमारे पास हेमाटोक्रिट बढ़ के 70 to 80% हो जाएगी। ठीक है। FFP इज़ नॉट अ चॉइस फॉर दोज विद हीमोफीलिया A और B और वॉन विली ब्रेंड डिजीज़। तो FFP किस में चॉइस नहीं है हमारे पास, तो वो ऐसे पेशेंट जो कि हमारे पास हीमोफीलिया A या हीमोफीलिया B या वॉन विली ब्रेंड डिजीज़ के पेशेंट है, उसमें हमारे पास FFP हम उन्हें नहीं देंगे। तो कहता है कि एच यूनिट ऑफ RBC शुड रेट द हेमाटोक्रिट बाय +3 और HB +1। अब कहने का मतलब है कि एक पेशेंट है, उसके अंदर हमारे पास HB पहले +7 थी, HB हमारे पास 7 थी फॉर एग्जांपल, और हमारे पास हेमाटोक्रिट उसमें 34 था। अब इस सिनेरियो में अगर आप RBCs का एक पैक देंगे तो हेमाटोक्रिट +3 हो जाएगी, तो वो 37 हो जाएगी। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें या HB की बात करें तो वो 7 से बढ़ के हमारे पास 8 पे हो जाएगी। तो हमारे पास MCQs में इस तरह के सवाल वो पूछ सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास ब्लड प्रोडक्ट है वो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रिप्लेस करता है क्लॉटिंग फैक्टर इन दोज विद एन एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और INR एंड ब्लीड। FFP इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट विद प्लाज्माफेरेसिस। अब ये कौन सी कंडीशंस हैं तो हम सारा आगे चल के पढ़ेंगे और देखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है हमारे पास, इज़ यूज टू रिप्लेस फिब्रिनोजिन एंड हैज़ सम यूटिलिटी इन डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, या जिसे हम DIC बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन अ स्मॉल प्लाज्मा वॉल्यूम। अगर आपको स्मॉल प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा अमाउंट चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो आप फिर क्रायोप्रेसिपिटेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ फैक्टर 8 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आर फाउंड इन इट। क्रायोप्रेसिपिटेट इज़ नेवर यूज्ड फर्स्ट फॉर एनीथिंग। अब किसी भी कंडीशन में आप क्रायोप्रेसिपिटेट्स को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। जब वो चेक करेंगे कि उससे हम फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पेशेंट को, तो फिर आपने क्रायोप्रेसिपिटेट की तरफ जाना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर पूल्ड फ्रॉम द डोनेशन ऑफ मल्टीपल डोनर्स गिव टू अ ब्लीडिंग पेशेंट इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस दैन 50। अब कुछ जगह पे हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट है। बाकी नॉर्मली जो हमारे पास जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 150 से लेके 450K तक, या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हमारे पास होता है। अगर तो ये काउंट हमारे पास लेस दैन 50,000 है तो, और ब्लीडिंग टाइम जो है या ब्लीडिंग टाइम जो है पेशेंट में इंक्रीज है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ प्लेटलेट दे सकते हैं। ठीक है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूजन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन TTP। फिर कहता है PCC हैज़ ऑल विटामिन K फैक्टर यूज टू रिवर्स वारफेरिन टॉक्सिसिटी। अब वारफेरिन टॉक्सिसिटी के लिए आप एंटीडोट कौन सा देंगे, तो वो PCC है। ये MCQs आ सकता है। फिर कहता है कि होल ब्लड इज़ नेवर करेक्ट, होल ब्लड इज़ डिवाइडेड इनटू ईदर TRBCs और FFP। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया आ जाता है। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ।